हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको BA प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री का यूनिट 2। चैप्टर का नाम है गुप्त और वकाटक, राज और प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, साहित्य और कला के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक श्री गुप्त था। श्री गुप्त ने ही 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। मौर्य काल के बाद गुप्त काल की भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम का युग माना जाता है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। ये भी माना जाता है कि धर्मशाला प्रणाली की शुरुआत भी गुप्त काल से में ही हुई थी और मंदिरों का निर्माण कार्य गुप्त काल से ही शुरू हुआ था। ये भी माना जाता है कि बाल विवाह की प्रथा संभवतः गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई थी और गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के सोने के बनाए जाते थे। पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी। गुप्त साम्राज्य की ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि दी जाती थी, जबकि अन्य लोगों को उनकी उपज का छठा भाग भूमि राजस्व के रूप में राजा को देना होता था। उसके बाद महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट और वंशमिहिर का संबंध गुप्त काल से ही था। वराहमिहिर ने ही खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंचसिद्धिका की रचना की थी। आयु विज्ञान संबंधी रचना करने वाले रचनाकार सुश्रुत का संबंध भी गुप्त काल से ही था। भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में राजनीतिक इतिहास मुख्य रूप से अभिलेखों और सिक्कों के आधार पर तैयार किया गया है। गुप्त परिवार के बारे में अधिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। यह परिवार संभवतः मगध राज्य में एक छोटी सी जागीर पर शासन करता था, लेकिन हाल ही में कुछ खोज हुई उसके अनुसार ये जानकारी प्राप्त हुई कि इनका आधार गंगा का पश्चिमी मैदान था। गुप्त नाम से वैश्य प्रतीत होते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इसमें ब्राह्मण काल का भी मानते हैं, क्योंकि प्रभावी गुप्त का विवाह वकाटक राजवंश में हुआ था जो ब्राह्मण थे। लेकिन कुछ विद्वान इन्हें क्षत्रिय मानते हैं, क्योंकि इनके वैवाहिक संबंध लिच्छवियों से था और लिच्छवी क्षत्रिय कुल के थे। गुप्त राजवंश के इतिहास के जानने के स्रोत साहित्यक विष्णु पुराण, वायु पुराण और मनुस्मृति, जैसे कि सोने का सिक्के से थे। पुरातात्विक, अब इसमें दूसरा है पुरातात्विक अभिलेख, सिक्के और स्मारक। गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना महाराज गुप्त द्वारा की गई थी। इतिहासकारों में इनके नाम को लेकर मतभेद है। कुछ इन्हें श्री गुप्त या कुछ लोग इसको गुप्त के नाम से संबोधित करते थे। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम महाराज घटोत्कच के पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त प्रथम प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्ति थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजरोहण के पश्चात महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। चंद्रगुप्त एक दूरदर्शी सम्राट थे। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना लिच्छवियों के विवाह से संबंध था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से सहयोग और सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। इसके प्रमाण कुछ स्वर्ण सिक्कों से प्राप्त होते हैं। ऐसे कई सिक्के फैजाबाद, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या में से प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन गंगा की मध्य भूमि, मगध, साकेत और प्रयाग पर फैला था। समुद्रगुप्त से पहले कुछ समय के लिए उनके भाई कांचगुप्त ने शासन किया था। समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त एक महान शासक थे।
इनके भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, इतिहासकार स्मिथ ने कहा था इसको। अशोक स्तंभ को जो अभी इलाहाबाद में है उसमें एक लंबी प्रस्ति में समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी मिलती है। इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान में पराजित राजाओं और उनके शासन क्षेत्र की जानकारी मिली है। गया और नालंदा में समुद्रगुप्त के राजकाल में अंकित 2 ताम्र पट्टिका मिली है। गुप्त अभिलेखों, पद्य और गद्य का मिला जुला रूप है। इसमें समुद्रगुप्त के व्यक्ति, उनकी उपलब्धियां, उसके द्वारा विजयी क्षेत्र का गुणगान किया गया है। इसके प्रस्तुति को हरिसेन नामक व्यक्ति ने लिखा है। समुद्रगुप्त ने अनेकों राजाओं के परास्त किया था। वक्कन के जंगली क्षेत्रों में राजाओं को परास्त करके अधीन बनाया। राजस्थान के पूर्व के गणसंघों में 9 क्षेत्रों को अपने अधीन किया। सभी से कर टैक्स लिया जाता था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। चक्रवर्ती सम्राट करवाते थे। उसके बाद है अगला, समुद्रगुप्त के साथ कुछ 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो ये 6 मुद्रा दिया हुआ है। गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र हमन प्रकार, वीणा वादन प्रकार, ये सब समुद्रगुप्त के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ये समुद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। यह एक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक बना। इसे एक धर्मनष्ट शासक भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने समय के 3 प्रमुख राजवंशी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, नागवंश, वकाटक वंश और कंदम वंश। नागवंश का शासन मथुरा, अहिछात्र और वदमावती में था। हालांकि समुद्रगुप्त ने कई नाग राजाओं को जीता था, लेकिन अभी भी इसकी शक्ति काफ़ी मजबूत थी। उसके सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम राजकुमारी कुबेर नाम के साथ अपना विवाह किया था। उसका एक कन्या प्रभावती गुप्त उत्पन्न हुई। वकाटक लोग महाराष्ट्र में शासन करते थे। वकाटक शासक दक्षिण के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे। चंद्रगुप्त ने वकाटक शासकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वकाटक के रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। अब कंदम वंश है। कंदम वंश राजवंश के लोग कुंतल कर्नाटक में शासन करते थे। तलोंग अभिलेख से पता लगता है कि इस वंश के शासक काकुवर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह किसी गुप्त राजकुमार से किया था। इतिहासकारों का मानना है कि कुमार गुप्त प्रथम, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, उनका विवाह कंदम राज्य में हुआ था। वैवाहिक संबंध के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विजय अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। वे अपने पिता समुद्रगुप्त के शासक के समान एक कुशल वीर योद्धा थे। उसने पश्चिम से शासकों की शक्ति को समाप्त किया था। उन दिनों गुजरात और कड़ियावार में शासन करते थे। गुप्त काल में प्रशासन अथवा शासन व्यवस्था गुप्त सम्राटों ने अनेक विजय प्राप्त करने के बाद विशाल गुप्त साम्राज्य का निर्माण किया। उसके आकर्षक काल में गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत में हिमालय से दक्षिण विविध पर्वत तक, पूर्व बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला था। इस विशाल सम्राट की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला पॉइंट है शासक या सम्राट। गुप्त सम्राट में राजतंत्र था। यहाँ राजाओं द्वारा शासन किया जाता था। शासन व्यवस्था पर राजा का पूर्णतः नियंत्रण होता था। गुप्त शासकों ने कई उपाधि धारण की थी, जैसे कि महाधिराज, परमेश्वर, विक्रमादित्य आदि। गुप्त शासक अपनी दिव्य उत्पत्ति में विश्वास करते थे। द्वितीय मतलब राजा खुद को भगवान के रूप में मानते थे। समुद्रगुप्त की पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी माना जाता था। सम्राट प्रशासन का मुख्य स्रोत था। इनके अधिकार और शक्तियाँ असीमित थी। सम्राट कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता था।
सम्राट की सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता था। युद्ध के साथ समय सम्राट स्वयं सेना का संचालन करते थे। न्याय व्यवस्था में अंतिम फैसला सम्राट का ही होता था। प्रशासन के सभी उत्तराधिकारियों की नियुक्तियां सम्राट के द्वारा की जाती थी। गुप्त प्रशासन में रानियों का भी महत्व था, जो अपने उपपति के साथ मिलकर कभी कभी शासन व्यवस्था को चलाते थे। कुमारी देवी ने अपने पति चंद्रगुप्त प्रथम के साथ मिलकर शासन चलाया था। अब अगला पॉइंट है गाँव की सुरक्षा, निर्माण कार्य, राजस्व, जनता की समस्याओं को सुलझाना। तो राजस्व व्यवस्था पहला है। गुप्त काल में भूमि पर सम्राट का स्वामित्व होता था, अधिकार तो उसी का होता था, लेकिन ऐसी भूमि भी थी जिस पर किसानों का निजी स्वामित्व होता था। मंदिरों तथा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी, यानी जो दान में दिया गया जमीन होता था वो सभी प्रकार के करों से मुक्त होता था। अन्य भूमि पर भी कर लिया जाता था। राजस्व उपज का छठा भाग लिया जाता था। भूमि पर नगद अथवा अनाज दोनों रूपों में दिया जा सकता था। इसके अलावा व्यापारिक वस्तु, चारागाह, वनों, नमक आदि पर भी कर लगाए जाते थे। नगर से आने वाली सब वस्तुओं के ऊपर चुंगी भी लगाई जाती थी। चुंगी मतलब एक टैक्स होता था, कर होता था। अपराधियों के ऊपर जुर्माने लगाए जाते थे। जुर्माने को चुंगी या टैक्स भी कहा जाता था। सामाजिक जीवन, गुप्त काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से देखने को मिलती थी। समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलावा कुछ अन्य जातियां भी थी। चारों वर्णों की सामाजिक स्थिति में विभेद किया जाता था। वराहमिहिर के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के घर में क्रम से 5, 4, 3, 2 कमरे होते थे। न्याय व्यवस्था में विभिन्न वर्णों के बीच भेदभाव किया जाता था। समाज के सभी वर्गों एवं जातियों में ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। ब्राह्मणों का मुख्य काम धार्मिक कर्म और साहित्यिक था, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने जातिगत पेशे को छोड़कर अन्य काम पर भी अपना लिए थे। साहित्य ग्रंथों में समाज के दास प्रथा के बारे में भी प्रमाण मिले हैं। शूद्रों को व्यापार एवं कृषि करने की अनुमति थी। स्मृति ग्रंथों एवं चीनी यात्री फहियान ने विवरण में पता चलता है कि समाज में छुआछूत प्रचलित थी। फहियान ने अछूतों को चंडाल कहा है। यह गांव और नगरों के बाहर रहते थे। नगरों के प्रवेश करते समय इन्हें लकड़ी से पीटते हुए कुछ चलना पड़ता था, ताकि उनकी आवाज़ सुनकर लोग रास्ते से हट जाए और इनको स्पर्श करने से बच जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अपवित्र कार्य करते थे, जैसे कि मांस काटना और बेचना, मेला ढोना आदि। स्मृति ग्रंथों में समाज में दास प्रथा के बारे में प्रमाण मिले हैं। अब आर्थिक जीवन, गुप्त काल में राजाओं का शासन आर्थिक दृष्टि से समृद्ध एवं संपन्नता का काल माना जाता है। इस काल में कृषि की उन्नति पर प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिया गया था। कृषि उपकरण आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। कालिदास ने कृषि तथा पशुपालन से राष्ट्रीय संपत्ति बड़े साधन के रूप में निरूपित किया। धान, गेहूँ, जूट, गन्ना, कपास, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मसाले, नील आदि की खेती की जाती थी। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था कराई गई। उद्योग उन्नति पर थे। वस्त्र का निर्माण करना इस काल का सर्वप्रमुख उद्योग था। कपड़े उद्योग में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जीविका चलती थी। हाथी-पात की वस्तुएं बनाना, चित्रकला, मूर्तिकारी, शिल्पकार, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा अन्य कार्य में आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण थे। अब धार्मिक जीवन, गुप्त काल के ब्राह्मण हिंदू धर्म की उन्नति के लिए प्रख्यात है। इस काल को ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म कारक एक वर्ग इस काल में फल फूल रहा था। गुप्त शासक वैश्व धर्म के अनुयायी थे और उनकी उपलब्धियां परम भगवत में की थी। इस समय वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान कराया जाता था। अब है कला और संरक्षण। गुप्त काल में मंदिर स्थापना के बहुत कम उदाहरण बचे हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थापना कला का एक अच्छा उदाहरण है। आगे चलकर एलोरा, एलिफेंटा और औरंगाबाद जैसे चट्टानों को काटकर विष्णु और शिव मंदिर
बनाने की प्रेरणा मिली है। उड़ीसा के ललित गिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी में शासकों और व्यापारियों के लिए संरक्षण में एक बुद्ध रूप स्तूप बनाए गए। अजंता की गुफाओं में मूर्ति और भित्ति चित्र सजाए गए थे। आरंभिक मंदिर में एक कक्ष होता था जिसमें भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। इसमें विष्णु, शिव, पार्वती, दुर्गा आदि की पूजा होती थी और ऐसे में कई मंदिरों के उदाहरण सांची, ऐहोल, भूमारा आदि क्षेत्रों में मिले हैं। साहित्य में पुराण है विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, अन्य पुराण। इन पुराणों से सिर्फ ब्राह्मण धर्म ही नहीं बल्कि विभिन्न राजाओं की राजवंशी प्रणाली का भी अध्ययन हुआ है। दक्षिण भारत के अलावा अलवार और नागवार संतों की भक्ति गीतों की रचना हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि कालिदास द्वारा रचित कविता एवं नाटक, शूद्रक द्वारा लिखित मिच्छाग्रिटम। अन्य राजाओं का उदय भी हुआ था। इसमें वकाटक, मैत्रक और दक्कन। वकाटक कौन थे? वकाटक विदर्भ के वकाटक महाभारत और उत्तरी दक्कन के महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियाँ थी। विदर्भ आधुनिक महाराष्ट्र में स्थित है। विदर्भ काल मध्य भारत में चित्रकारी और स्थापत्य कला के लिए मशहूर था। मैत्रक शासक सौराष्ट्र क्षेत्र में अपना शासन चलाते थे। इनके शासन के प्रथम 70 वर्षों में भूमि अनुदान संबंधी घोषणा पत्रों की जांच की गई। इसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि सौराष्ट्र में पहली बार ईसा की 6ठी सदी में एक क्षेत्रीय राज्य का निर्माण हुआ। इसी अवधि में शिलालेख से सौराष्ट्र के क्षेत्रीय और राजनीतिक जानकारियाँ प्राप्त होती है। मैत्रक गुजरात के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश के रूप में पनप रहे थे। इन्होंने शाही उपाधियां धारण की। मैत्रक राजाओं की उपाधियों में ब्रह के स्थानीय सरदारों के राजनीतिक समावेश होने की प्रक्रिया का पता चला है। उसके बाद दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास में भौगोलिक क्षेत्रों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला पश्चिमी दक्कन, दूसरा तमिलगम एक विस्तृत इलाका था जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश क्षेत्र को कवर करता है। पश्चिमी दक्कन में वकाटक ने चालुक्य सत्ता के सामने घुटने टेक दिए थे। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।